गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नमक, और राइटर हैं रजिया सज्जाद जहीर। लेखिका परिचय। रजाद रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरी 1917 1917 में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। शिक्षा के बाद इन्होंने इलाहाबाद में उर्दू में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने 1947 में ये अजमेर से लखनऊ आई और वहाँ करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी। सन 1965 में इनकी नियुक्ति 1965 में इनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड से नवाजा गया। इनका देहावसान 18 दिसंबर 1979 को हुआ। रचनाएं, ये मूलतः उर्दू की लेखिक कहानी लेखिका है। इनकी उर्दू कहानियों का संग्रह का नाम गर्द जर्द गुलाब है। साहित्यिक विशेषताएं। आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने मौखिक लेखन तो किया ही, साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य का भी उर्दू में अनुवाद किया है। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते हुए पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास हुआ है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सह सामंजस्य इनकी कहानियों की विशेषता है। भाषा शैली। उर्दू लेखिका रजिया जी की भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है। इनकी कुछ कहानियां हिंदी में भी रूपांतरित हो चुकी हैं। पाठ का प्रतिपाद्य सारांश। नमक नामक कहानी भारत पाक के विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित पुनर्वासितों जनों के दिलों की टटोलती हुई मार्मिक कहानी है। दिलों को टटोलने की इस कोशिश में अपने पराये देश प्रदेश की कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल उठे खड़े हुए हैं। विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहौर को अपना वतन मानती है और सौगात के तौर पर वहां के नमक को लाने की फरमाइश करती है। कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की इजाजत देते हुए देहली को अपना वतन बताता है। इस तरह भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता का कहना है कि मेरा वतन ढाका है। राष्ट्र राज्यों की नई सीमा रेखाएं खींची जा चुकी है और मजहबी आधार पर इन लोगों को इन रेखाओं के इधर उधर अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर चुके हैं। इसके बावजूद जमीन पर खींची हुई रेखाएं उनके अंतर्मन तक नहीं पहुंच पाई है। एक अनचाही अप्रतिकर बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्म स्थानों से विस्थापित तो कर दिया, पर उनके दिलों का कब्जा नहीं कर पाई। नमक जैसी छोटी सी चीज का सफर पहचान की इस मार्मिक पहलू की परत दर परत उधेड़ देता है। जब यह पहलू जब तक सरहद के आर पार जीवित है, तब तक उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दिन बेमानी हो जाएगी। लाहौर के कस्टम अधिकारी का ये कथन बहुत सारगर्भित है। उनको नमक देते वक्त ये कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और देरी मेरा। मैं बाकी सब रफ्ता रफ्ता ये तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि प्रसंग है कि किस प्रकार से जमीनें बढ़ चुकी है, लेकिन जमीनें बढ़ने के साथ लोगों के मन और दिल नहीं बढ़े हैं। वो वैसा ही प्रेम अपनी मातृभूमि से, अपनी जन्मभूमि से करते हैं। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से बताया कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक भारत संघ के हिस्से रहे हैं, लेकिन कह सकते हो कि राजनीतिक द्वेष या अन्य किसी कारणवश भारत के टुकड़े हुए, और इसी कारण कई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत या बांग्लादेश विस्थापित हुए। लेकिन उन व्यक्तियों में वैसा ही प्रेम अभी तक भी अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि से, जैसा कि इस पाठ के माध्यम से बताया गया। सफिया अपनी पड़ोसी सिख बीबी के यहाँ कीर्तन में गई थी। वहां वह सिख बीबी को देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उसकी आंखें, भारी जिस्म, भारी भरकम जिस्म, वस्त्र आदि सफिया की माँ की तरह थे। सफिया की प्रेम दृष्टि से प्रभावित होकर सिख बीबी ने उसके बारे में अपनी बहू से पूछा, तो पता चला कि वह सुबह लाहौर जा रही है। तो वह लेखिका के पास आकर लाहौर की बातें करने लगी। उन्होंने बताया कि वो विभाजन के बाद भारत आई थी। उनका वतन तो लाहौर ही है। कीर्तन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने को कहा, तो उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने को कहा। वह लाहौर में 15 दिन रुकी, अपने भाइयों से खूब खातिरदारी करवाई, मिलने वाले अनेक उपहार लेकर आए। उसके सामने शेर भर लाहौरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी। पुलिस अफसर भाई ने
इसे गैर कानूनी बताया और व्यंग्य किया कि भारत की हिस्से में अधिक नमक आया है। लेखिका इस पर झुंझला गई और नमक ले जाने की जिद की। भाई ने कस्टम की जांच का हवाला दिया और बेइज्जती का डर दिखाया। लेखिका उसे चोरी से नहीं ले जाना चाहती थी, वह प्रेम की चीज को शालीनता से ले जानी चाहती थी। परंतु भाई ने कानून की सख्ती के विषय में बताया। अंत में वह रोने लगी और भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले दिन 2 बजे तक उसे रवाना होना था। वो सारी रात पैकिंग की और सारा सामान सूटकेस और बिस्तर बंद में आ गया। अब कीनू की टोकरी और नमक की पुड़ियाएं शेष रह गई। गुस्सा उतरने की भावना के साथ ही बुद्धि धीरे धीरे हावी हो रही थी। उसने कीनू के ढेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी। आते समय उसने देखा था कि भारत से केले ले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनू आ रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। इस तरह वह नमक सुरक्षित पहुंच जाएगा। फिर वह सो गई। वह लाहौर के सौंदर्य और माहौल और सगे संबंधियों के बारे में स्वप्न देख रही थी। यहाँ अपने सगे भाई यहाँ उसके 3 सगे भाई, चाहने वाले दोस्त, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियां सभी याद आ रहे थे। वह कल लाहौर से जा रही थी। फिर शायद न आ सके। फिर उसने इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला और सूरज की डूबती किरणें आदि दिखाई दी। अचानक उसकी आंख खुली तो उसका हाथ कीनू के टोकरे पर जा पड़ा। उसके दोस्त ने कहा था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। वो फर्स्ट क्लास की वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था। वह सोच रही थी कि आसपास के टहल रहे लोग के को सिर्फ वह जानती थी। वह टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़िया है। वह कस्टम की जांच के लिए उसका सामान जब कस्टम की जांच के लिए जाना लगा तो उसने फैसला किया कि मोहब्बत का तोहफा चोरी से नहीं ले जाएगी। उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली। जब सामान की जांच के बाद रेल की तरफ चला तो वहां एक कस्टम अफसर दिखाई पड़ा, लंबा, पतला और खिचड़ी बालों वाला। उसने उसके उसके वतन के बारे में पूछा। वो हैरान होकर उसने अपना वतन दिल्ली बताया। लेखिका ने हैंडबैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दिया और सब कुछ बता दिया। सारी बातें सुनकर उसने पुड़िया को अच्छी तरह लपेटकर स्वयं सफिया के बैग में रखकर कहा कि मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों को सलाम देते हुए कहा, सिख बीबी को भी संदेश कहना कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। बाकी सब तो रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। सफिया कस्टम के जंगले से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म आ गई। यहाँ उसे सभी ने भावपूर्ण विदाई दी। अटारी में भारतीय पुलिस चढ़ी। एक जैसी सूरत, वस्त्र, लिहाजा, अंदाज और गालियां आदि सब इसी आदि के कारण लाहौर खत्म होने का, अमृतसर शुरू होने का पता ही नहीं चला। अमृतसर में कस्टम की जांच शुरू हुई तो वह कस्टम अफसर के पास पहुंची और उसके पास नमक वाली बात सुना दी। अस्टर अफसर ने उसे साथ चलने को कहा। एक कमरे में ले जाकर उसे बिठाया, चाय पिलाने का ऑर्डर दिया। उसने मेज के दराज में एक किताबें निकाली और उसके पहले पन्ने पे लिखा था कि शमशुल इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। लेखिका के पूछने पर उसने अपना वतन ढाका बताया। विभाजन के बाद विभाजन के समय वो ढाका था। जिस दिन वह भारत आ रहा था उससे 1 वर्ष पहले सालगिरह पर उसके दोस्त ने किताब दी थी। फिर वे कलकत्ता में रहकर पढ़े, नौकरी करने लगे। उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे। सफिया वतन की बात से हैरान थी। कस्टम अफसर कह रहे थे कि अब वहां भी कस्टम होगा। उसने अपने वतन की ढाब की प्रशंसा की। चलते वक्त उसने पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगा। जब सफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब वह पुल के सबसे नीचे सीढ़ी पर सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। लेखिका सोच रही थी, किसका वतन कहाँ है? वह जो इस कस्टम की इस तरफ है या उस तरफ? कहने का मतलब है कि यहाँ पे जमीन बढ़ चुकी, लगे लोगों का दिल वैसा ही अभी तक है जिनमें आपसे प्रेम और मातृभूमि के प्रति यथावत है।